आज मेरा सौभाग्य है कि चंबा मेरा जो गृह क्षेत्र है उसमें का आने का अवसर मिला और आप लोगों से सबके दर्शन हुए। एक दफ़ा फिर आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला और आपको पता ही है कि आजकल लोकसभा के इलेक्शन का चल रहा है दौर और 1 तारीख को वोटिंग है। और ये जो अभी मैं देख रहा हूँ उसमें एक स्पष्ट बात निकलती है कि मोदी जी की ओर लोगों का अर्चन है। लोग उनकी तरफ देखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लोग तरफ देखते हैं अपनी एकता के लिए और लोग अपनी उनकी तरफ देखते हैं उन्नति के लिए। जिस तरह से उन्होंने पिछले कई सालों से भारतवर्ष को 10 सालों से जिस तरह से गति दी है वो शायद ही इतिहास में कभी इतना काम किसी और प्रधानमंत्री से हुआ हो। और एक उनकी सबसे उसको डायरेक्ट हर चीज़ मिलती है। और डिजिटल इंडिया एक बहुत बड़ी देन है। इस वक्त दुनिया में हम सबसे ऊपर देशों में है और एक हमारी इकॉनमी जो है वो 4 चांद लगाई। इस वक्त दुनिया में हमारे 5वें नंबर पर इकॉनमी है और इकॉनमी का एक ऐसा दृश्य होता है, इकॉनमी जब खुलती है या बढ़ती है उसमें हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी होती है। मैं तो आज हैरान हूँ कि चंबा के बच्चे, मेरे को कई पेरेंट्स मिले जिनके बच्चे बॉम्बे में काम कर रहे हैं, बेंगलोर में काम कर रहे हैं, गुड़गांव में काम कर रहे हैं। ये सब इकॉनमी का ही देन है। इकॉनमी जब खुलती है तो भरपूर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है मिलती है। और सबसे बड़ी देन तो मैं समझता हूँ, सबसे बड़ी देन हमारे ये नौजवान बच्चों के लिए इकॉनमी खुलने की देन है, इकॉनमी बढ़ने की देन है। इतना अगर हमारी इकॉनमी इस पोजीशन पे आई है और जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि अब आने वाले टाइम में हमारी इकॉनमी तीसरे नंबर पर लेके मैं आऊँगा। इकॉनमी जब तीसरे नंबर पे आएगी तो इसमें पूरा जो हमारा समाज है इसकी उठान होता है और इसको हमारे को समझने की जरूरत है कि उनका मतलब क्या है। उनका मतलब है कि हर वर्ग के इंसान को, हर भारतवर्ष के गांव को, शहर को एक उठने का मौका मिलता है। इकॉनमी में इतनी बड़ी देर और इकॉनमी में अगर नंबर 1 अमेरिका है या नंबर 2 कोई और कंट्री है तो उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट दर होती है वो कम होती जाती है, जो परसेंटेज होता है वो कम होती जाती है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी जितनी मिलेगी गैर सरकारी संस्थानों में जो बेटर होगी, उससे कि जो अब बच्चे MSc कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की कोर्स कर रही है, अन्य कई कोर्सेज कर रहे हैं, उसमें इकॉनमी खुलती है। तो मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में जो उन्होंने आयुष्मान भारत में या नेशनल हाईवेज में, रेलवेज में, अभी तो मैं देख रहा था कि बिलासपुर तक रेलवे लाइन बढ़ गई, अब शीघ्र ही उससे आगे जाएगी। तो ऑलमोस्ट मतलब इतना हिमाचल को वो मिला है बूस्ट। और 1 लाख करोड़ के इस वक्त जो काम है ना नेशनल हाईवेज के हिमाचल में चले हुए, तो आप सोच सकते हैं उसमें इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी। और इस तरह से जो उनके प्रोग्राम्स रूरल डेवलपमेंट में है या हाउसिंग में है, अब देखो भी अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि हम जो घर हैं लोग गरीब लोगों के, उन घरों को उन्होंने डबल कर दिया है। मतलब 6 लाख घर जो है हमारे हिमाचल में बढ़ेंगे। तो इसमें आप देखो कि भारतवर्ष में
और हमारे इलाकों में इसका हमारे को देखने को सबक मिलता है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि एक तो मन बना लिया लोगों ने, मन पूरी तरह बन गया और ना ही किसी को डाउट है कि मोदी जी अगली दफा आएंगे, किसी को नहीं है डाउट पूरे भारतवर्ष में। चाहे मैं मंडी था गया हुआ, मैं फिर उसके बाद कांगड़ा में आया, उसके पहले शिमला था, तो पूरी तरह से एक शांत वेव चली हुई है कि मोदी सरकार बन रही है, मोदी सरकार बन रही है। और मोदी जी का जो वर्चस्व है वो सारे इस वक्त हिंदुस्तान में फैला हो। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के हमारी चारों सीटें ये जो लोकसभा की हैं भारी बहुमत से आने वाली है। पिछली दफा का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और चंबा में खासकर जो मैं यहाँ आके देखा है, यहाँ तो अर्जुन सिंह जी मेरे साथ हैं जो प्रभारी हैं, और चंबा के हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है पवन नैयर जी हैं, मंडल के प्रेसिडेंट है। मैंने देखा कि यहाँ बिल्कुल बढ़िया काम चल रहा है और शांत रूप से चल रहा। दूसरी पार्टी की तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस वो कहीं है ही नहीं है। और है कौन? अनंत शर्मा जी। अगर अनंत शर्मा जी का देखा जाए, मैंने तो उनके साथ बहुत साल काम किया है, पर वो इस किस्म की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ना ही आए तो ठीक है। वो आगे अब तो आगे तो उनकी यहाँ हार तो अवश्य होगी। और उनका ऐसा स्वभाव रहा कि वो लोगों से मिलना कम है, लोगों से एक किस्म के उनका लोगों से कहीं भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इसी तरह राज्यसभा में आते रहे वो कभी कभी बीच में 2-3 दफा, और मिनिस्टर भी रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और अगर योगदान की बात करें या चंबा की बात करें, कांगड़ा की बात करें, ना तो योग यहाँ से है ना इस इलाके से है। अब वो शिमला में भी आते हैं, वहाँ भी उनका कनेक्शन टूट गया हुआ है। अब दिल्ली में रहते हैं, तो उनसे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये हमें आज आम आदमी समझता है। और हमारा जो बीजेपी के कैंडिडेट है भारद्वाज जी, वो एक यहाँ के ज़मीनी पैदाइश के आदमी हैं जो संगठन में सालों साल काम करते आए और आज पढ़े लिखे इंसान हैं। उनका बड़ा सादर उनका व्यवहार है, और उनका जो एक किस्म का पूरे मैंने देखा कांगड़ा में और चंबा में 3-3 चक्कर लगा चुके हैं, और इसलिए उनका जीतना यहाँ से निश्चित। तो ये बड़ी बात थी। पर मुझे अफसोस एक चीज़ का होता है कि चंबा में सड़कों का बुरा हाल है, हमारा एजुकेशन का बुरा हाल है, मास्टरों का, हमारे यहाँ हेल्थ में तो सबसे बुरा हाल है, डॉक्टर ही नहीं है। और वो आपके नाम को तो मैंने ही दिया था, यहाँ जो कॉलेज खुले हैं वो मैंने गुलाम नबी आज़ाद से उस टाइम दिया था, मेरे दोस्त हैं जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे। 3 कॉलेज दिए थे हिमाचल के, नार, मीरपुर और चंबा। और आज पॉलिटेक्निक है, वो भी मेरी देन थी। 10 ट्रेड थे, अब 3-4 ही रह गए। अब यहाँ कॉलेज है तो डॉक्टर ही नहीं है, डबल 3-4। खासकर यहाँ जो अफसर हैं, कोई मीरपुर बैठा हुआ है, कोई कांगड़ा बैठा हुआ है, कोई शिमला बैठा हुआ, उसके पास चार्ज है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो क्या तरक्की होगी? ना कोई भर्ती है। आप ये बताओ कि हिमाचल सरकार को बड़े ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाले, कितनी दफा चीफ मिनिस्टर है? बरमौर में कभी आए तो अभी इलेक्शन के टाइम तो आना ही था वोट मांगने, या उससे उस टाइम यहाँ मिंजर के मेले में आए, कई चीज़ें बोला मैं ये करूँगा वो करूँगा, हुआ कोई? या पार्किंग बंद पड़ी है, या वेंडर मार्केट बंद पड़ी है, या मतलब जो इतने साल पहले यहाँ काम किए और जो पवन जी के टाइम भी काम हुए, वो सारे बंद पड़े।
करोड़ों रुपए उस प्रोजेक्टों में पड़े हैं, पर गौर ही नहीं है कोई। यहाँ तो सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चला हुआ है। उद्योग का मतलब क्या है? ट्रांसफर उद्योग मतलब यहाँ पैसों दे के ट्रांसफर ही होती है। ये तो मैंने नई बात सुनी, नई एक व्यवस्था सुनी। अगर ऐसे कुछ, क्योंकि मेरे तो दोस्त कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, बाकी आम लोग भी हैं, और मैं तो सुन के हैरान हो गया कि यहाँ चंबा में ऐसी ऐसी चीज़ होती। हमारे वक्त तो थी नहीं कभी ऐसी चीज़। हम तो घर में ऑर्डर पहुँचा देते थे, लो जी है। पर ये कब तक चलेगा ये काम? अभी 1.5 साल में आप बताओ कि चंबा में कोई तरक्की का काम हुआ है या एक भी? या चंबा में बल्कि जो चले हुए काम थे वो बंद हो गए। तो ऐसे तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट पिछड़े का पिछड़ा ही रह जाएगा। अब ये बड़ी अजीब बात है। और सुप्पू सरकार जी का तो ये हाल है कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, काम बंद पड़े हो। अब मैं राज्यसभा सदस्य बना, अब सुप्पू जी ने नया रोना क्या किया हुआ कि जिन्होंने मेरे को वोट डाला वो 15-15 करोड़ में बिक गए, वो बिकाऊ है। ये यार सुधीर शर्मा राणा ये कोई आज के नेता है? 5-5 इलेक्शन जीत गए, 6-6 इलेक्शन जीत गए, और पैसे से बिकता कोई आदमी? जब आप उसको दरकिनार करो, उसको उसके बिल्कुल जलील करो, उसको बिल्कुल अपने उसके क्षेत्र में काम नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। और अपनी चीजों को पर्दा डालने के लिए अपनी सरकार की नाकामियों की वजह से ये सब चीज हो रही है। कहीं किसी को इल्जाम लगा दो, कुछ भी कर दो, भाई तुमने क्या किया? मैं चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ भाई सुप्पू सरकार जी ने क्या किया? मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मैं वीरभद्र सिंह जी का एडवाइजर था, एक किस्म का। मैं उनका नॉन ऑफिशियली उनके साथ मेरे को काम करने का मौका मिला, तब भी पैसा नहीं था। हमने मैनेजमेंट करनी पड़ती है वैसे। अब सर किसी लोगों को ये बोलो कि मेरे पास मुख्यमंत्री की मैं बढ़ गया पर पैसा नहीं है, तो भाई ये तो मुख्यमंत्री का काम है पैसा जुटाना, उनकी कैबिनेट का काम है पैसा जुटाना। ये लोगों ने थोड़ा जुटा के देना है। लोगों ने तो जितना मदद फ्लड्स के टाइम की कर दी करोड़ों में, उसकी भी यूटिलाइजेशन का भी पता नहीं है कि क्या यूटिलाइजेशन है उसकी। तो ये चीज मैं समझता हूँ कि सरकार तो हिमाचल सरकार की पूरी फेलियर है। किस मुंह से वोट मांगते हैं मुझे पूरा हो रही है। अभी देखो आप, श्रीमती प्रतिभा सिंह की एक प्रेस में वार्ता आई, क्लिपिंग आई। मैं तो यहाँ क्या किस मुंह से वोट मांगूंगी? मैं तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ, हमारे पार्टी के आदमी एडजस्ट नहीं हुए, हम विधायक विकास निधि से थोड़ा काम चलेगा। ये तो उन्होंने टीवी पे बोला। और उनका लड़का विक्रमादित्य वो तो रो ही पड़ा और रिजाइन दे दिया सरकार से। अब ये मेरे को पता नहीं किस 1 महीना पहले रिजाइन करते हैं, 1 महीने बाद में जबकि मारते हैं। कोई पता ही नहीं कि भी क्या हो रहा है। और सुप्पू सरकार से आप उम्मीद कोई ना रखना, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। आज याद रखना मेरी बात, अगर ये कहीं सरकार टिक गई जो टिकने वाली नहीं है तो उम्मीद ना रखना इससे। ना इनएक्सपीरियंस, मिस ये परफॉर्मेंस, बिल्कुल परफॉर्मेंस नील है। और जो आपकी मिस गवर्नेंस है कि गवर्नेंस के नाम पे कोई चीज नहीं है। अगर आप शिमला चले जाओ, अगर कहीं चले जाओ, कोई मंत्री मिलता ही नहीं। और सुप्पू जी का ये हाल है कि उनका ऑफिस एक फौज कंफ्यूजन से भरा हुआ है। ओएसडी की फौज है, उनको 2.5-3 लाख रुपया तनख्वाह, उसके लिए पैसा है। 20 ओएसडी लगा दिए, एडवाइजर लगा दिए अलग, 2.5 कैबिनेट रैंक तो ऐसे होगी कि जैसे कोई जमींदार होते हैं ना, उसमें चपरासियों के हेड है ना। तो वो कहते हैं कि भाई उनको लगा दिया है कि भाई 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया विद कैबिनेट रैंक। और नई प्रथा देखी, एमएलओ को भी कैबिनेट रैंक, तो उधर से सीपीएस अलग बना दिए जो विधान में है ही नहीं।
जो CPS छह बनाए हैं तो उनके लिए, सबके लिए पैसा है और पब्लिक के लिए कोई पैसा नहीं। ये तो विचित्र ही एक हालत बन गई है। पिछड़े इलाके पिछड़े रह गए और जो हिमाचल में तो है ही ज्यादा से ज्यादा पिछड़ा एरिया है, तो ट्राइबल एरियाज का बुरा हाल है। मेरे को समझ नहीं आई कि मंत्री लोग हैं, ये लोग हैं, मेरी तो इंटाचा मंत्री भी है, कहते हैं हमने बीजेपी में आना है। और मैंने कहा भी हमने बीजेपी में सारे मंत्री थोड़ा बढ़ा सकते हैं। वो लोग वहां से भागना चाहते हैं, किसी तरह उनके शिकंजे से निकलना चाहते हैं। अगर आप जलील करोगे, उनके कहने पे काम नहीं करोगे, उन्होंने तो अगले दफा वोट मांगने जाना है ना, वोट मांगने जाना तो किस मुंह से जाएंगे जब उनके काम नहीं होंगे। उनको लगता हमारी हार निश्चित है। अब ये जो मेरे साथ आदमी आए, इतना रिस्क लिया इन्होंने कि भी अपना, उनको पता है कि हमको अगर वोटिंग का हम क्रॉस वोटिंग करेंगे तो हमको दोबारा से इलेक्शन लड़नी पड़ेगी। अब लड़ रहे हैं, सारे जीत के आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए काम किया है, कोई किसी के लिए थोड़ा काम किया। जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे ये पता था कि सुक्खू सरकार की स्थिति क्या है। अगर मेरे को टिकट दिया है, अगर मेरे भाई किसी को भी दी होती तो मैं उसके लिए करता काम। ये तो चलो शुक्र है और धन्यवाद है नड्डा जी का और अमित शाह जी का और मोदी जी का कि मेरे को टिकट मिली या अलॉट की गई मेरे को। और जो जब मैं आया तो मैं ज्यादा आदमी भी ला सकता था। अगर सोनिया जी खड़े होते तो मैंने 4 आदमी और करने थे। ये इतनी सरकार की बुरी हालत है, उनको पता ही नहीं लगा कि क्रॉस वोटिंग होने वाली है। मेरे को कोई पुलिस का अफसर था, वो कहते जी कि मैंने सुक्खू जी को बताया DG रैंक ऑफ से कि हो सकता क्रॉस वोटिंग, मेरे को शक है कि हो जाए। ना कभी हो नहीं सकती, उनकी इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या उनका सब चीज फेलियर है, तो पता कैसे लगेगा। तो अगर हमने इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा आदमी नहीं मिलाए क्योंकि हमारा अपना कैडर है। ऐसे थोड़ा कि मिनिस्ट्री बन गई, अगर कोई ऐसा हो गया तो उन्हीं के सारे मिनिस्टर बन जाएंगे। 12 में से 2-3 बनेंगे तो उसके बाद बाकी कोई ऐसा मेरे को बोले, जैसे मेरे को बोल रहे हैं कि हमको मिनिस्टर बना देना, मिनिस्टर तो वही बनेंगे जो हमारे आदमी होंगे। तो इसलिए एक बड़ी विचित्र सिचुएशन है कि हिमाचल प्रदेश बिल्कुल डूबता जा रहा है, गड्ढे में एक कुएं में घुस रहा है और कोई तरक्की के काम नहीं है। हमारे बच्चे सारे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सारे नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई है ही नहीं कुछ भी। या एक भी मेरे को बता दो कि 1.5 साल सरकार बने हुए होगी कि अगर एक आदमी को नौकरी मिली, पक्की नौकरी, आउटसोर्स वाले निकाल दिया। आप चंबा में देख लो, वो बेचारे 60 नर्सें चली गई और कितने डॉक्टर चले गए बाहर, और यहाँ खाली पड़े संस्थान। भरते क्यों नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आ रहा है, इनकी तनख्वाह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रही, और काम करने का तरीका ही नहीं, पता ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन हो गई है। नेशनल हाईवेज का तो काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड से होता है, वो भी बंद पड़े हैं। जो आम सड़कों का काम है वो भी बंद पड़े हैं। और ये तो सिर्फ पायलट आगे घूमे और पीछे स्कॉट घूमे तब जाते हैं ये, नहीं तो कहीं डंडे ना पड़े पब्लिक से। ये जो इधर घूम रहे हैं ना चंबा में पायलट और स्कॉट के साथ, हम भी मिनिस्टर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, हमने तो कभी घुमाई नहीं, ना ही पूछने का मौका मिला, ना ही हमारे को जरूरत है। अपनी पब्लिक में जा रहे हैं यार, इतनी पुलिस के 10 आदमी इकट्ठे करके आप कहाँ जा रहे? पब्लिक मिलेगी कैसे आपसे, है ना? 10-15 पुलिस घेर लो, और फिर पुलिस से क्या होता है, सिर चढ़ता है, दिमाग खराब हो जाता है अपने आप को, फिर आदमी समझता पता नहीं मैं राजा ही तो नहीं बन गया। तो इस तरह से माहौल मैंने चंबा में देखा, और मुझे पूरा यकीन है कि चंबा मेरे सांसद बनने से
चंबा में मैं अच्छी स्कीमें लगाने की कोशिश करूँगा। हॉस्पिटल का जो मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में कुछ करेंगे ताकि पोस्टें अच्छी तरह चले। मेडिकल कॉलेज जब मैंने बनवाया था यहाँ गुलाम नबी साहब से, उस टाइम ही 210 करोड़ रुपये मैं लाया। और मेडिकल कॉलेज के लिए जो भी पैसा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, और यहाँ बोल दिया कि 150 करोड़ रुपया हम सुखू जी ने मंजूर कर, काय का मंजूर किया हो तो आया दिल्ली से। तो ऐसी ऐसी वाहियात बातें, इनएक्सपीरियंस है ना, कभी मिनिस्टर नहीं रहे, कभी चेयरमैन तक नहीं रहे, पता ही नहीं कुछ भी। तो क्या एडवाइजरों की फौज, क्या आपने जो मित्र मंडल है एडवाइजरों की फौज लगा दी। तो इसलिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सरकार से? अगर 5 साल ये टिक गए तो पूरे हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क होने वाला है। पर ये टिकेंगे नहीं, इनके आदमी दौड़ जाएंगे, इनसे तंग है लोग, तंग है लोग। अब अपने, जैसे मैंने कहा कि अपने आप को अपनी फेलियर्स को, अपने उसको छुपाने के लिए अब आप कोई भी इल्जाम लगा दो, किसी के भी लगा दो, अब कोर्ट में केस भुगत देंगे, चलेंगे केस। वहाँ डेफेमेशन केस हो गए करोड़ों रुपए के, सबने अपनी क्रिमिनल डेफेमेशन हो गया। तो ये आज स्थिति है हिमाचल प्रदेश में, जो आप जानते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि पेरेंट्स बताओ चंबा में क्या हुआ 1.5 साल में, तो इससे पता लग जाएगा। इतना ही मैंने बोलना था, बस। धन्यवाद। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए सर कोई बड़ा प्लान आपका, कोई ऐसी इंडस्ट्री भविष्य में, क्योंकि अब राज्यसभा पहुंचे हैं आप, लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स जो है मेनली जो हाईवेज के हैं, एजुकेशन के हैं, हेल्थ के हैं, ये मैं इनमें जरूर इंटरेस्ट लूँगा। और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा चंबा बहुत ही आगे बढ़ सकता है। तो मुझे यकीन है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टूरिज्म कमेटी होती है हमारे सांसदों की, उसमें मेरे को अभी तो बननी है, और मुझे उम्मीद है कि उसमें मैं होगा तो अवश्य चंबा के लिए जैसे हमने पहले काम किया वैसे काम करेंगे इन 3-4 मुद्दों पे। तो मैं कह सकता हूँ कि हम अच्छी तरह उतरेंगे। आपको नहीं लगता सर, आप राजनीति से दूर 15 साल, इसकी वजह से चंबा को पिछड़ेपन का खमियाजा भुगतना पड़ा है क्या? ऐसे है ना कि भाई जो मैंने करना था मैंने किया, है ना, जो औरों ने करना था उन्होंने किया। अभी कंपैरिजन तो आपके सामने ही है, जितना काम उस टाइम परिस्थितियाँ भी ऐसी थी। वीरभद्र सिंह जी भी जिंदा थे और पावर में थे। मैं चेयरमैन भी बना कोऑपरेटिव बैंक का, तभी मैंने यहाँ ब्रांचें खोली सारे। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली ना, तो मैंने अपने इलाके का पहले अपने प्रदेश का तो सोचा ही, पर अपने जहाँ जन्मभूमि है वही कर्म भूमि है, तो उसके बारे में भी सोचना था। तो जो मेरे आदमी तक किया आगे भी करूँगा। अब मैं 6 साल के लिए बन गया ना, 30 करोड़ मेरे को विकास निधि मिलेगी, तो मैं कहाँ स्पेंड करूँगा? अपने चंबा के विकास के लिए स्पेंड करूँगा, चंबा के लिए अच्छी सुंदरता के लिए, सफाई के लिए, टाउन के लिए, पंचायतों के लिए, जहाँ जो जरूरी काम है वो मैं यहाँ से करूँगा। आपके टाइम से रोजगार काफी मिला है युवाओं को। हाँ। तो रोजगार पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे इस तरह? नहीं, मैं रोजगार, देखो ना, अभी तो पोस्टें बहुत वेकेंट है यार। ये तो आउटसोर्स का सिस्टम तो बंद होना चाहिए। मैं इसके बारे में आवाज़ उठाऊंगा सेंटर में भी, और अपने पार्लियामेंट भी आवाज़ उठाऊंगा। ये तो हमारे बच्चों के साथ धोखा है। अभी आउटसोर्स में लगे हुए हैं, कोई कंपनी आ रही है उनको निकाल रही है, कोई कंपनी आ रही है और शोषण कर रही है हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को। 10,000 रुपये तनख्वाह, यार कोई बनती ही बात। और फिर आउटसोर्स में। पर मैं एक चीज बता दूं, इसको सरकार से कोई उम्मीद न रखना, ये नहीं करने वाले कुछ भी। इसलिए ये जो है, ये तो सेंट्रल लेवल से कोई ऐसा कानून बनाना पड़ेगा, या उनसे मैं बात करूंगा नड्डा जी से, प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, कि काइंडली आप नौकरी दे ना दें पर आउटसोर्स का काम बंद करें। इसमें तो शोषण है,
पता नहीं क्या क्या इसमें हमारी औरतें, बहनें, बेटियां, हमारे भाई जो लगे हुए हैं, हमारे नौजवान साथी जो लगे हैं। अभी अरे जो एम्प्लॉयमेंट देनी है, आप जिसकी पोस्टें वेकेंट है, जिसकी पोस्टें सैंक्शनड है, वो आप पूरी उसकी प्रक्रिया करो ना। अब तो वीरपुरी बंद कर दिया सिलेक्शन बोर्ड, क्या होगी? कुछ भी नहीं होगा। मोदी अभी वो करेगा, जो बनाया भी दोबारा भी बनाया, तो भी यार उसको चालू तो करो। उसको चालू नहीं हो रहा, कब करोगे चालू? अभी मैं आपको बताऊं 1500, अभी तो तनख्वाह देने को पैसा नहीं है, इनसे मैनेजमेंट ही नहीं हो रही है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रही है। तो अभी एम्प्लॉइज को ओबीएस दिया, अब प्रपोजल जारी है कैबिनेट में कि ओबीएस इज 50% ऑफ द लास्ट डाउन पे, 50% आपकी अखीरली सैलरी का आपको मिलेगा। अब प्रपोजल जारी है कि 30% देना चाहिए, 50% नहीं देना चाहिए। स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं है। ये प्रपोजल ऑलरेडी मूव कर चुकी है। ये जो फाइल है इसकी पूरी फोटो स्टैट मेरे पास है कि कहाँ तक है। कल कोई मुकर जाए कि नहीं, उन्होंने तो बोला नहीं, पर मेरे पास सबके साइन है उस फाइल पे। वो फाइल की फोटो स्टैट मेरे पास है। हमारे जो भाई लगे हुए हैं सेक्रेटरीट में वही दे देते हैं कि भाई क्या है, क्या देखो जी क्या ना है, डीए देने को हो गया, डीए की किस्तें देने को होगी। हमारे जो स्केल लगे देने, उसके एरियर्स ड्यू है 11,000 करोड़ रुपया, तो इसलिए ड्यू है एम्प्लॉइज का। तो एम्प्लॉइज तो चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो ले रहे हैं, पर हमारे भाई कहाँ जाएंगे जो इतनी हमारी 144 करोड़ होगी पॉपुलेशन। तो ऐसे थोड़ा कोई वो बनेगा, इकोनॉमी में तो एडजस्ट हो जाएगी, पर सरकारी नौकरी भी तो खुलनी चाहिए। पोस्टें खाली करके डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। अब यहाँ का चार्ज किसी डिपार्टमेंट का दिया हुआ है मीरपुर, या किसी डिपार्टमेंट का दिया हुआ है वहाँ, वो कभी आएगा ही नहीं, उसको इंटरेस्ट ही नहीं। आप रेगुलर पोस्टें क्यों नहीं भरते? टाइम नहीं है आपके पास, या आपकी सोच नहीं है, या आप क्या ब्यूरोक्रेसी के से घिर गए हुए हैं? इस वक्त सुखू सरकार जी को पूरी ब्यूरोक्रेसी चला रही है। ब्यूरोक्रेसी होती है सरकारी नौकर, दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ब्यूरोक्रेसी के सिर फट रहे हैं, दिमाग चढ़ गए आसमान पे। मैंने देखा वहां शिमला में भी वो करप्ट अफसर लगाए हुए सुक्खू जी ने अपने साथ चारों तरफ, जिनके करप्ट अफसर, जिनके केसेस चले हुए हैं, विजिलेंस में केसेस। यहाँ भी एक डीसी साहब होते थे, वो भी वहां लगे हुए हैं। कमाल है यार, आपको कोई मिलता ही नहीं ठीक अफसर, कोई हिमाचली मिलता ही नहीं। हिमाचली अफसर को खुडे लगन के गाया हुआ। ये क्या मतलब, बाहर के लोग जो पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसमें मिली बात तो हो सकती है, और क्या हो सकता है? इस चीज के लिए है वो चीज हो सकती है। इस बार के राज्यसभा चुनाव में हाँ, आप सुख की सरकार को दुख में बदल दिया, आपने क्या चमत्कार किया? आपका क्या चमत्कार? वो उनका अपना कारनामा है, मेरा कोई चमत्कार नहीं। वो अपने कारनामे उनके कि उनसे लोग तंग है। देखो ना, एक चीज आपको समझनी चाहिए, सुक्खू जी वीरभद्र जी के पर्सनली कट्टर दुश्मन थे, कट्टर विरोधी थे। तो उन्होंने आते ही जितने भी वीरभद्र सिंह के करीबी लोग थे ना, उनको खुडे लाइन लगाया। चाहे वो विधायक थे, चाहे वो अफसर थे, चाहे वो कहते, तभी उनका बेटा भी रोया, उसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बढ़ के रोया, और वो अपना वो इस्तीफा भी दिया। तो आज 1 महीने बाद कह दो कि मैं ठीक हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। वो तो पता है, उनकी माँ, उसकी विक्रमादित्य की मदर भी रोई है कि या तो काम ही नहीं हुआ, हमारे आदमी एडजस्ट नहीं हुए। अब पता नहीं किस मुंह से एक चीज में खड़े रहो ना, जो खड़ा है कोई स्टैंड तो लो, गट्स तो होनी चाहिए, ऐसे क्या। तो ये सरकार मैं समझता हूँ कि ज़्यादा देर नहीं चलेगी, ये बीजेपी की सरकार बनेगी, सेंटर में भी और हिमाचल में भी, ये पक्का है। और ये इसलिए बनेगी कि सुक्खू सरकार से ये लोग जो हैं तंग है। चुनावों को लेकर कोई स्टार प्रचार चंबा में कोई प्लान बना है? नहीं, नड्डा जी आ रहे हैं 18 तारीख को, रैली हो रही है, और
चंबा चौगान में रैली हो रही है और बड़ी शानदार रैली होगी और उसके लिए हम भी आएंगे, नड्डा जी भी आएंगे, वो हमारे लीडर हैं नड्डा जी। और उसके बाद और भी रैलियाँ होंगी। अभी तो नड्डा जी का 18 तारीख को, और बीजेपी हमेशा रिकॉर्ड तोड़ पीट करती है और इस बारी भी करेंगे, सब एक होके काम करेंगे। आपने कोई बयान भी दिया था सर कि अगर मैं जीत गया तो ये सरकार तो वैसे इनकी वजह से गिरनी, मेरी अपने बोझ से गिर जानी, मेरी वजह से नहीं गिरनी। आते हैं मेरे पास इसलिए कि मैं उनकी जान पहचान पाऊँ, इसलिए बात करते हैं मेरे से। सर ये हिमाचल पहाड़ी राज्य है, काफ़ी दिक्कतें आती है इसमें, और आप इन सब दिक्कतों में सबसे बड़ी समस्या यहाँ की क्या देखते हैं, और जिसके जो ये मुद्दे हैं वो आप मैं सामने आपको कैसे बताऊँ ना, मैंने 3 मुद्दे अपने चुने हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड रोड। ये है, इसके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ताकि पक्की नौकरी लगे, सरकारी नौकरी लगे, आउटसोर्स बंद हो। इसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा।